वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर सेकंड 11th क्लास का। इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और उस यूनिट में जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आज हमारा काम होगा यूनिट नंबर सेकंड, जिसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। उस काइनेमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया है मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम सारी वो मोशन देखेंगे जिसमें कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है एक सिंगल। अब आप कहोगे कि सर स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे, जैसे ट्रेन किसी ट्रैक पे मूव करती है तो उसको स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। उस मोशन के बारे में जो स्टडी करेंगे कंप्लीट चैप्टर में तो उसको कहते हैं मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा इसका वो होगा मोशन इन द प्लेन। प्लेन के अंदर हम मोशन देखेंगे, मीन्स जैसे कि 3 डायमेंशन की जो मोशन होती है और वो प्लेन में मोशन कैसे मूव करेगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें होती हैं, आपको भी पता है कोई भी चीज स्टडी करने से पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश के लेटर सीखने हैं तो आपको बेसिक इंग्लिश सीखनी है तो आपको बेसिक लेटर पता होना चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब सीखना है तो आपको सबसे पहले गिनती याद होनी चाहिए, तब आप उसको कर सकते हो, या टेबल याद होनी चाहिए। तो बेसिक हर एक चीज का आपको पता होना चाहिए, उसी के बाद आप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स। इससे पहले तो जो फर्स्ट यूनिट थी वो फिजिकल वर्ल्ड थी, उसके अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट एंड फिजिकल वर्ल्ड। उसके अंदर जस्ट कुछ नहीं था, एक बेसिक बातें थी, उसमें बताया गया था कि फिजिक्स क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें हमें स्टडी करनी है, उस बारे में बताया था। अब 11th क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। आपको अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं 11th क्लास में। आपको मैकेनिक्स के साथ साथ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ाई जाएगी। 2 फिजिक्स आपको पढ़ाई जाएंगी 11th क्लास में, एक तो मैकेनिक्स और एक थर्मोडायनामिक्स। 12th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। वो अलग फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे अलग फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे मोस्ट ऑफ यूनिट आपकी मैकेनिक्स की है, सिर्फ 2 यूनिट है 8th और 9th थर्मोडायनामिक्स की। 12th क्लास में आपको ईटी मिलेगी, ऑप्टिक्स मिलेगी, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी और एटॉमिक फिजिक्स मिलेगी। तो इस प्रकार आपको स्टडी करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स होती क्या है, सबसे पहले तो ये बात, पूरी 11th क्लास अगर आप नीट और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैकेनिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पूरी 11th क्लास ही मैकेनिक्स है। तो इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद रेस्ट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप उसको कैसे बताओगे कि ये रेस्ट में है या कैसे मोशन में है। वो अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे है। मतलब क्या हुआ, अगर वो बॉडी मोशन में है तो उसके पास कितनी वेलोसिटी है, उसके पास कितनी एक्सेलरेशन है, वो कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इन सब के बारे में कौन बताएगा, मैकेनिक्स बताएगा। अगर मैं कह दूं कि एक बॉडी है जो ए पोजीशन से स्टार्ट हुई, मैं ऐसे पूछ सकता हूं इस ए पोजीशन से स्टार्ट होके बी पोजीशन तक गई ऐसे, तो मैं कह सकता हूं कि ए से बी तक जाने में इसने कितना टाइम लिया, ये कितनी वेलोसिटी के साथ गई, कितनी एक्सेलरेशन के साथ गई। अगर मैं कोई पॉइंट बीच में सी मार्क कर दूं तो इस सी के ऊपर कितनी इसकी वेलोसिटी थी, कितनी स्पीड थी, इन सब के बारे में हमें कौन बताएगा, मैकेनिक्स बताएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। ये जो कुछ डेफिनेशन मैं पहले इसलिए लिख लेता हूं क्योंकि ये यूनिट जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाता है, जिससे आपको समझने में भी थोड़ा कास्केडिंग प्रोसेस, उबाऊ सा प्रोसेस लगता होगा कि इतना लंबा वीडियो। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रेस्ट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है या ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में जो स्टडी करवाता है उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। अब जैसे ही हमने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा तो हमें रेस्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए, मोशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। ए पोर्शन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, एक जगह के ऊपर खड़ा हूं, तो जो सराउंडिंग है मेरे चारों ओर उसके विद रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट में है। यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे सामने कोई भी चीज है जिससे मैं, ये पेन है, इस पेन के रिस्पेक्ट में मेरी मोशन क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट। ए पोर्शन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल कैसे, आप बस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं और आपके सामने से एक कार गुजरी, तो आपके रिस्पेक्ट में जब आप बस स्टैंड पे खड़े हो तो बस स्टैंड पे खड़े होकर जब आप देख रहे हो तो कार आपके रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। मैं इस चीज को यहाँ पे बना देता हूँ, ये ए है, आप यहाँ पे खड़े हो, ए मैन है, और ये क्या है, गाड़ी है। इस गाड़ी ये इस तरफ मूव कर रही है, मोशन में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इसके अंदर कोई भी इंसान ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है।
जब आप बताओगे, यहाँ पे ये बी है, आपका दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है, ए आप हो और बी आपका दोस्त खड़ा हुआ, दूसरा आदमी है, और ये कार है। आप अपने दोस्त को बताओगे कि कार मोशन में है, कार के अंदर जो बैठे हुए बंदे वो किसमें, मोशन में है। तो आपके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये जो कार है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू यू, तो उसी को क्या कहते हैं, मोशन। ए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो ऑब्जेक्ट की तो उसको मोशन में कहते हैं, अगर पोजीशन चेंज ना हो तो उसको रेस्ट में कहते हैं। अगर आप देख रहे हो इस इंसान को तो इसकी, इस पूरी कार की आपके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कार को मोशन में कहेंगे कि कार किसमें, मोशन में है। अगर इसी प्रकार ये बंदा जो पहले वाला है इस दूसरे बंदे को देखेगा, दोनों गाड़ी के अंदर बैठ के जा रहे हैं, तो इस पहले वाले बंदे के रिस्पेक्ट में दूसरी वाला बंदा रेस्ट के ऊपर है, इसको ये चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, बल्कि इस आदमी को तो ये चलते हुए दिखाई दे रहे, बट इस पहले बंदे को ये दूसरा बंदा किस पे होगा, रेस्ट के ऊपर होगा। इसका मतलब अगर मैं इस पहले बंदे से पूछूं कि ये बंदा रेस्ट के ऊपर है या मोशन के ऊपर है, तो वो क्या बताएगा, रेस्ट पे बताएगा। अगर यही बात मैं बाहर खड़े इस आदमी से पूछूं कि ये बंदा रेस्ट पे है या मोशन में, तो वो इसको क्या बताएगा, मोशन पे बताएगा। तो ये डिपेंड करता रेफरेंस फ्रेम के ऊपर। हमने पहले रेफरेंस माना ए को, फिर हमने माना रेफरेंस 1 को। अगर मैं 1 को रेफरेंस मानता हूं तो ये 2 वाला किसमें, रेस्ट के ऊपर है। अगर मैं ए को रेफरेंस मानता हूं तो ये 2 वाला किसमें, मोशन में है। तो यही बात होती है रेस्ट और मोशन की, ठीक है। तो एक जो चीज जिसको आप रेस्ट में बता रहे हो तो किसी दूसरे बंदे के लिए वो मोशन में हो सकती है, क्योंकि आपके लिए तो किसके ऊपर थी, मोशन में, बट इस बंदे के लिए क्या था, रेस्ट के ऊपर था। तो ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। ये सब बातें क्या है मैं आपको बताऊंगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो जस्ट इतना समझना था, जिसकी पोजीशन चेंज हो बॉडी की विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट के ऊपर कहते हैं। नहीं चेंज हो, अगर वो चेंज होती है तो उसको हम किस में कहेंगे, मोशन में कहेंगे। अब इसके बाद मोशन भी अलग अलग टाइप का होता है। एक तो मोशन 1 डायमेंशन का हो, एक मोशन 2 डायमेंशन का हो, एक मोशन 3 डायमेंशन का हो। मोशन 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y होता है, तीसरा कोऑर्डिनेट z होता है। 11th 10th क्लास में आपको ये छोटी छोटी बातें तो पढ़ के आते हो कि 3 कोऑर्डिनेट x y और z आपको ऐसे बना के दिखाया जाता है, एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट, एक z कोऑर्डिनेट। मैं आपको एक सिंपली बताता हूं, अगर कोई बॉडी x कोऑर्डिनेट की तरफ मूव कर रही है सिंपली एक ही डायरेक्शन में, तो वो होती है 1D। अगर कोई बॉडी 2 में चलना, x और y, x में भी और y में, तो वो हो जाएगी 2 डायमेंशन। अगर वो तीनों कोऑर्डिनेट में चले तो उसको हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन कहेंगे। समझ में आई बात। अब इसको अच्छे से समझते देखिए, मोशन इन द 1 डायमेंशन इफ 1 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3 स्पेसिफाइड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, x और y और z। इन तीनों कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है। या तो x बताएगा या y बताएगा या z बताएगा। ऐसे ही तो हो सकता है, तो वो x डायरेक्शन में मूव कर रही हो, या ऊपर की तरफ मूव कर रही हो, या इस प्लेन में बाहर की तरफ मूव कर रही हो, तो वो हम क्या कहेंगे, मोशन इन द 1 डायमेंशन। अगर मैं समझाने की आपको फिर से कोशिश कर रहा हूं, कोई बॉडी 3 टाइप से मूव कर सकती है। एक तो वो इस तरफ मूव कर सकती है, एक ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, और एक ऐसे बाहर की तरफ मूव कर सकती है, ऐसे। या तो ये कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन बताएगा, या ये कोऑर्डिनेट, या ये कोऑर्डिनेट। अगर इन तीनों में से एक कोऑर्डिनेट पोजीशन बता रहा है तो मोशन इन द 1 डायमेंशन कहते हैं। इसका एग्जांपल आपको, जब कोई भी रेल चलती है ना, मोशन ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन की मोशन, जब आप रेल देखते हो तो किसी ट्रैक पे चलते हो तो वो 1 डायमेंशन मोशन होती है, क्योंकि उसमें केवल एक ही कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करता है ट्रेन की पोजीशन को। 2 डायमेंशन का मतलब अगर 2 कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन को बताए, यानी कि एक कोऑर्डिनेट इस तरफ और ये कोऑर्डिनेट ये 2 कोऑर्डिनेट वो एक साथ उस मोशन को बताएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन इन द 2 डायमेंशन। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल कि एक बॉडी 2 डायरेक्शन में सिमिलरली चल रही हो, तो मैं बताता हूं वो एग्जांपल किसका, मोशन ऑफ द प्लेनेट। यानी कि आपको पता हमारी धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो जो हमारी धरती चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो मोशन इन 2 डायमेंशन होती है। कैसे होती है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ऐसे होती है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट हो गया इसका, ठीक है। अब इसकी पोजीशन कुछ ऐसे दिखा दी हमने, ये P1 पॉइंट, ये P2 पॉइंट। यहां पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो x1 y1 2 कोऑर्डिनेट होंगे, x1 y1, यानी कि x1 तो ये रहा इस तरफ वाला x और y वाला इस तरफ, यहां पे आके x2 y2। अब देखिए जब ये पॉइंट इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट था तो इसके पास 2 कोऑर्डिनेट थे, एक x1 था एक y1 था।
इसी प्रकार जब यहाँ पे आ गया तो दो कोऑर्डिनेट है x2 और y2, मतलब इस पूरी मोशन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, दो कोऑर्डिनेट x और y, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मोशन इन द टू डायमेंशन। एग्जांपल होगा मोशन ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, अब लेते हैं मोशन इन द थ्री डायमेंशन। सिमिलरली अगर तीन कोऑर्डिनेट, ए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई बाय ऑल थ्री कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट उसकी जो पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं तो उसको थ्री डायमेंशन मोशन कहते हैं। अब एग्जांपल काइट फ्लाइंग, आपने आसमान में पतंग उड़ता हुआ दिखाई दिया होगा, तो वो हो गया ना थ्री डायमेंशन। इसको जनरल बात समझिए, जो चीज धरती पे चल रही है, ट्रेन धरती पे चल रही है तो वो वन डायमेंशन। अगर एरोप्लेन हवा में चला गया, हवा में कब होता है, तीन डायमेंशन में वो मूव कर रहा है। सबसे पहला एग्जांपल तो जो काइट फ्लाइंग कर रहा है, पतंग उड़ रहा है। दूसरा एरोप्लेन का भी ले सकते हो आप, एरोप्लेन, जो एरोप्लेन होता है उसकी भी पोजीशन क्या होती है, थ्री डायमेंशन होती है। उसका एग्जांपल समझना तो ऐसे समझिए, ये इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट। ये ऑब्जेक्ट इस P2 पॉइंट से गया किससे, P1 से, तो यहाँ पे पोजीशन x1 y1 z1, यहाँ पे x2 y2 z2, ये हो जाएगा x2 y2 z2, x1 y1 z1। तो तीनों कोऑर्डिनेट, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट थे, यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट आ गए, तो ऐसे इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई इन्होंने कर दिया। तो एक कोऑर्डिनेट के द्वारा पोजीशन हो तो वन डायमेंशन, दो कोऑर्डिनेट बताए तो टू डायमेंशन, तीन कोऑर्डिनेट बताए तो थ्री डायमेंशन। एग्जांपल मोशन ऑफ द ट्रेन, ये हो जाएगा मोशन ऑफ द प्लेनेट, और तीसरा या तो काइट फ्लाइंग या एरोप्लेन, ये थ्री डायमेंशन मोशन के क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं। तो खैर ये तो जनरल बातें थी, आपको सिंपल सी बातें हैं, समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। वहां से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बड़े बड़े एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है वहां से, और वो है डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या चीज होती है, देखिए अगर मैं इस A पॉइंट से इस B पॉइंट के बीच जा रहा, ये A से मैं B गया, तो जो A से B के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन चाहिए। आप तो कहोगे ना कि ये जो A से B के बीच 10 मीटर डिस्टेंस है, आपने बोल दिया 10 मीटर डिस्टेंस है। अगर आपसे कोई डिस्टेंस की ही डेफिनेशन पूछ ले तो हम क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन, एक्चुअल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ। यानी कि A और B के बीच की जितनी लेंथ है इस पाथ की, A और B के बीच एक रास्ता है, रास्तों को क्या कहते हैं, पाथ। तो इस पाथ की जितनी भी लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ आई ना बात, A और B पॉइंट है, इन दोनों के बीच ये रास्ता मैंने दिखा दिया, और इस रास्ते की जितनी भी लेंथ है A और B के बीच की, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है इसकी कुछ प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, वो हमें इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा। इसकी प्रॉपर्टीज, जो हमारी डिस्टेंस है इसकी प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी। कैसे करेगी, क्योंकि देखिए फिजिक्स मुश्किल कब होती है, फिजिक्स मुश्किल तब हो जाती है जैसे कि आपको सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, वो क्या करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट तीनों को मिला दिया हो, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसमें से कुछ चीजें फर्स्ट यूनिट की मिला दी, कुछ चीजें सेकंड यूनिट की मिला दी, और कुछ कॉन्सेप्ट थर्ड यूनिट का मिला दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आप वहीं पे पजल हो जाओगे कि सर अब हम क्या करें। कई क्या करते हैं कि डायरेक्ट आपको बता देते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, या कुछ नहीं बताते, भाई एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया, उसको बोल दिया आपको डिस्टेंस। ऐसे नहीं चलेगा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए ताकि किसी क्वेश्चन में मेंशन हो तो आप उसको क्या कर सको, क्वेश्चन को कर सको इजीली। मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं वो सब बातें। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये सेकंड यूनिट अपनी चल रही है, इसमें जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता। अभी के लिए ये समझ लो, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि कोई भी उसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, जैसे कि डिस्टेंस को मैं कह दूं 10 मीटर, पर इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये डायरेक्शन इसकी यही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर। जिसके पास डायरेक्शन होती है उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर। ये हम आगे जब इस चैप्टर में चलेंगे तो वेक्टर और स्केलर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वहां पे कंप्लीट डिटेल इसकी आपको सिलेबस में है। सेकंड आपको हम कहेंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं आपको बता दूं डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है।
ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी जीरो नहीं हो सकती। कैसे? मान लिया आप ए पॉइंट से बी में गए, ए से बी तक गए, अब आप सोचिए ए से बी तक अगर आप चले हो तो ये जीरो तो हो ही नहीं सकता, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। अब दूसरी बात, आप चलते हो तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने ए से बी ये डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये माइनस में कभी नहीं हो सकती। तो अगर आपसे कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव और जीरो, तो आप कह दिए रॉन्ग, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती है, हमेशा कैसी रहती है? पॉजिटिव रहती है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी होगी। अब चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है तो मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज। मूविंग ऑब्जेक्ट, मान लिया इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया और ये चलता ही गया। देखिए मैं ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, चल रहा हूं, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, जहां पे रुका वहां पे खत्म। अगर मैं इससे आगे और चलूं तो डिस्टेंस और बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज। ये एक फिजिकल आप समझ सकते हो कि अगर कोई हम चलना स्टार्ट करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, रुक गई तो वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमेशा क्या रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, अब किन्हीं दो पॉइंट के बीच देयर इज मैनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं। देखिए मान लिया ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, इसमें ऐसे भी जा सकते हो आप, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, किसी भी पाथ से आप जा सकते हो। ए से बी तक आप डायरेक्ट जा सकते हो, ऐसे होके जा सकते हो, ऐसे होके जा सकते हो, डिस्टेंस इसकी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं रहेगी। तो एक से ज्यादा पाथ इसके बीच हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पांचवी प्रॉपर्टी, इसकी यूनिट फर्स्ट यूनिट में सबकी बताई थी मैंने, मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है, समझा दिया। एक से ज्यादा पाथ हो सकते हैं, ये पाथ भी है, ये भी है, ये भी है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? अब वो देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बड़ा इजी सा पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। अब अगर आप समझ के करोगे तो बिल्कुल इजी यूनिट है। और एक बात और बताऊं, यहां से एक ऐसी यूनिट है जो बहुत इजी है। अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आप ये यूनिट आपको हेल्प करेगी सारी आगे आने वाली यूनिट के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। आपको क्वेश्चन दिया मिलेगा, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये पूछ लेगा। फर्स्ट ऑप्शन है, ये होगा डिस्टेंस, ये होगा टाइम, इनके बीच स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया। दूसरा, ये होगा डिस्टेंस, ये होगा टाइम, इसके बीच एक ऐसा ग्राफ बना दिया। तीसरा ऑप्शन है, ये होगा डिस्टेंस, ये होगा टाइम, इसके बीच ऐसा ग्राफ बना दिया। अब इन तीनों में से क्या पूछ लेगा? कौन सा ग्राफ सही है? तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जैसे जैसे देखिए डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम। एक बात समझिए, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ए से और ऐसे चलता जाता हूं। जब पहली सेकंड थी तो मैं यहां पहुंचा, दूसरी सेकंड में यहां पहुंचा, तीसरी सेकंड में यहां पहुंचा, चौथी सेकंड में यहां पे पहुंचा। समझ आया बात? पहली सेकंड में यहां पे था, दूसरी सेकंड में यहां पे, तीसरी सेकंड में यहां पे, चौथी सेकंड में यहां पे। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। डिस्टेंस और टाइम के बीच है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, 1 से 2 सेकंड, 2 से 3, 3 से 4, तो वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता जा रहा है। तो मतलब डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टाइम है। तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है? तो ये पहले वाला ग्राफ है जिसमें डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टाइम है। तो इसलिए ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये तो नेगेटिव गोइंग स्लोप है, इसका भी ये नेगेटिव गोइंग स्लोप है। देखिए ये बन गया नेगेटिव गोइंग और इसका ऐसे नेगेटिव गोइंग स्लोप है। तो जिसका स्लोप नेगेटिव होगा वो हो ही नहीं सकता। मैंने पहले ही बताया था डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका स्लोप देखिए ये नेगेटिव है। पॉजिटिव कैसा होता है? ऐसा, इसका नेगेटिव गोइंग स्लोप है। इसका भी देखिए नेगेटिव गोइंग स्लोप है। तो नेगेटिव गोइंग स्लोप का मतलब डिस्टेंस और टाइम है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ये मैंने आपको बता दिया था इसलिए। और दूसरी बात, इसमें एक चीज और बता दूं, देखिए यहां से डिस्टेंस 0 थी, यहां पे भी आके डिस्टेंस 0 हो रही है। तो ये और ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल है, डिस्टेंस के साथ टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसको समझा देंगे और अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को डाल भी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।